हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 30 डेज़ में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, वो बताऊंगा आपके सिलेबस के आधार पर। ठीक है। वीडियो को पूरा देखना तभी फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और आपको पता है हमारे चैनल पर डेली कंटेंट अपलोड हो रहे हैं, उनको ज़रूर देखो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो पहला हमारा चैप्टर है, ठीक है, तो पहला हमारा चैप्टर क्या है? रियल नंबर। ठीक है, जो नंबर सिस्टम में आ जाता है इकलौता चैप्टर है रियल नंबर। और ये काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है और इजी भी। और यहाँ से 6 नंबर आएगा। 80 नंबर का पेपर में एक इकलौता चैप्टर आपका 6 नंबर दे रहा है। और ये 6 नंबर आपके हलवे हैं। एक्चुअली क्लास 10th की मैथ बहुत ही हलवा होता है, एकदम आसान होता है। चीज़ों को बस सिंपल वे में पढ़ते जाओ। ठीक है, मैं बुक्स की बात भी करूंगा कि कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, किस हिसाब से पढ़ने चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक हेल्प करेगी, वो भी बताऊंगा। ठीक है, क्लास 10th में आपके पास दो चीज़ें हैं। आपके पास बेसिक है, आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो बेसिक वालों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ NCERT इनफ है। और अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो तो आपको NCERT के साथ NCERT एग्जाम्पलर ज़रूर करनी चाहिए, अगर आपको फोड़ना है एग्जाम में तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर मैं 2021 के सिलेबस के हिसाब से बात करूं, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा मैं, टॉपिक वाइज चीज़ों को लेकर चलूंगा। और इन्हीं टॉपिक पे क्वेश्चन अब आने वाला है। ठीक है, तो बने रहना चैनल पर। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? फंडामेंटल ऑफ थ्योरमेटिक्स है, आपका क्वेश्चन बनेगा LCM का एंड HCF का। ठीक है, LCM एंड HCF का एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, 100% जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका जो प्रूफ दैट क्वेश्चन है ना, √2 इज इरेशनल, √2 प्लस समथिंग इज इरेशनल करके होता है ना, तो प्रूफ दैट इरेशनल वाला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जरूर आएगा। आपके पास स्टैंडर्ड है, आपके पास बेसिक है। इरेशनल प्रूफ करने के लिए एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि कब टर्मिनेट होता है, कि कितने प्लेस के बाद जीरोस लगते हैं, कब जीरो लगेगा या नहीं। यहाँ टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी की बात हो रही है। ठीक है, वो हमें जानना है कि हमें टारगेट किन टॉपिक्स पे करने हैं, जो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो टॉपिक है इस पे भी क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये जो 3 टॉपिक मैंने बोले हैं ना, LCM एंड HCF, प्रूफ दैट और ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये श्योर है 100%। मेरे से मुहर लगा लो, इन 3 टॉपिक पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आएंगे ही आएंगे। और इसके अलावा भी जो छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कौन सा कंपोजिट नंबर होगा, उसके बाद 4 टू द पावर क्या 0 पे एंड होता है या नहीं है, वो तो है ही है। उस टाइप के क्वेश्चन तो देखना ही है और हम कर भी रहे हैं। लेकिन ये जो 3 टॉपिक हैं, इसकी श्योरिटी है 100% कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इससे बनने वाले जितने भी प्रॉब्लम है उनको करना है। अब मैं यहीं लगे हाथों बुक्स को भी डिस्कस कर देता हूँ कि आपको कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए और ये चैप्टर आपका कितने दिन में ख़त्म होगा। अगर देखो, अभी ये वीडियो जब देख रहे हो, ये तो नहीं है ना कि आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। ऐसा शायद ही इकलौता बच्चा, एक आध बच्चा होगा, वो भी नहीं होगा शायद, कि जिसने अभी तक मैथ खोल के ना देखी हो। आई एम श्योर आपने पूरी पढ़ी होगी। अभी आपका जो टाइम है वो आपका टाइम है रिवाइज करने का। ठीक है, अगर आपने NCERT भी ढंग से पढ़ी है ना, और हमारे चैनल पे बने रहोगे, हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। उसके बाद रिवीजन सीरीज भी आएगी और हर चैप्टर के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि एग्जाम में हर बार आएगा, हर बार आता है। ऐसे सीरीज भी आने वाली है 1-2 दिन के अंदर, और उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ, PPT बन रही है, तो बने रहो चैनल पर। ठीक है, वो देखना है। देखो, मैं सब पहले बात बोल रहा हूँ, आपको क्या फोकस करना है। नंबर 1, अगर आपके पास बेसिक है, NCERT प्लस प्रीवियस क्वेश्चन, 2 चीज़ पढ़ो बस। अगर आपके पास बेसिक है तो ये 2 चीज़ तो पढ़नी ही पढ़नी है। और अगर 10 साल के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे PY के, तो 5 तो कर ही लेना प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है और आप RD शर्मा, RS अग्रवाल से बहुत डर रहे हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू आके खोलना भी मत। अगर आपने शुरू से नहीं पढ़ा है तो अभी फ्रेश स्टार्ट बिल्कुल मत लेना, RD शर्मा, RS अग्रवाल। सो आपको NCERT करनी है, प्रीवियस क्वेश्चन भी करने हैं, साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पलर भी करना है। एग्जाम्पलर भी करना है। एग्जाम्पलर कैसे कर सकते हैं? अगर सारा भी नहीं कर रहे हैं आप, तो एग्जाम्पलर जो भी जिस भी पब्लिशर का आप खरीदोगे ना, उस पर लिखा होगा
कौन सा आया, और आप क्वेश्चन देख लेना, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट करके पूछा गया, सेम नंबर फिक्स है, रूट 5 है तो 5 ही रहा, और ऐसे क्वेश्चन बार 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 पूछे गए, तो आप समझना कि 5 है तो नंबर चेंज हो सकता है। जब एक ही क्वेश्चन इतनी बार आ रखा है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस टाइप का क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि भाई स्टैंडर्ड है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो ज़रूर करना है, ज़रूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक आप देख रहे हैं और 6 नंबर आपके श्योर कर देगा। ठीक है, हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और ये जो पूरा पढ़ोगे ना, ये पूरा चैप्टर अगर आप ढंग से भी पढ़ते हो, आराम से समझ के पढ़ते हो, तो 1.5 दिन लगेंगे आपको, सब कुछ समझ के क्वेश्चन आराम से सारे हो जाएंगे 1.5 दिन में। और चीज़ों को ऐसे पढ़ना है हमें कि ये नहीं एक बार पढ़ा, पढ़ना कैसे, रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अब आपको जी जान लगा देना है पढ़ने में। ठीक है, सो पहला चैप्टर आज मैंने रियल नंबर पढ़ा। दूसरे चैप्टर पर जैसे ही आओगे, दूसरे चैप्टर पैसे आने से पहले जो भी आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर करना। 15 मिनट 20 मिनट पहले रिवाइज कर लो, फिर सेकंड में आना। सेकंड हो जाए, पहले और दूसरे को रिवाइज करोगे, तीसरे में फिर आएंगे। तीसरा हो जाएगा तो पहले दूसरे तीसरे को थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर चौथे में आएंगे। रिवीजन इज़ द की। एक टॉपर का जो सबसे बेस्ट सीक्रेट होता है वो होता है उसका रिवीजन। ठीक है, आपने पूरी साल अच्छे से मेहनत की, अगर आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो रहा है ना, तो आपका जो आउटपुट निकल के उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। सो रिवीजन इज़ मस्ट। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना। तो चैप्टर नंबर 6 आप चैप्टर नंबर इस 1 में से 6 नंबर आपके ये आराम से दे देगा। यूनिट सेकंड अलजेब्रा। ठीक है, ये जो अलजेब्रा है इसमें देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, और इसमें से आपका आएगा 20 नंबर का। यूनिट 2 में से कितना, 20 नंबर, 80 में से 20, 25% यूनिट 2 कवर कर रहा है। सो कितना इंपॉर्टेंट है। यूनिट 10 में आपका 5वां चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, दूसरा है और तीसरा है। ठीक है, और चीज़ों को देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। अब मैं टॉपिक बता दूंगा जिन पे क्वेश्चन 100% आएगा। जैसे ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है, एकदम हलवा चैप्टर है, एकदम हलवा चैप्टर है, क्या बताऊँ। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो आप जीरोज निकालोगे। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वाले जो प्रॉब्लम होते हैं, हमें जीरोज भी निकालने होंगे, उसका जो रिलेशन होता है उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। बेसिक वाले हो तो वो आएगा, लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन भी करने हैं आपको। जो एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज है ना, आई थिंक 2.4 होगा, 2.4 एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो उसको ज़रूर करके जाना। और इस बार हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हट गया है तो उसके क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो उसको नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद जो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाई जाती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनाई जाती है, उस टाइप के क्वेश्चन भी ज़रूर करना। मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आ जाता है। ये श्योर टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में श्योर टॉपिक पे चल रहे हैं हम, और ये चैप्टर आपका मैंने तो एक दिन दे देता हूँ, 1 डे। ठीक है, एक दिन बहुत है। चैप्टर नंबर 2 एक दिन इज इनफ, मोर देन इनफ आई थिंक। ठीक है, चैप्टर 3 पे आ जाओ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, उस सबसे पहली चीज़ तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती क्या है, किस फॉर्म में होती है, बेसिक चीज़ आपको पता होंगी, पढ़ के आ रहा हूँ, मैंने सब पढ़ा रखा है। तो इसमें क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में उसका ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने का 2 मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल होता है, एक न्यूमेरिकल मेथड होता है। तो ग्राफिकल से भी क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसे बोल देगा कि 2 आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे होंगे, आपसे पूछेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, 1 मार्क्स में आ सकता है। और फिर पूछ सकता है उसकी कंडीशन, क्या पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, इसका नेचर भी पूछ सकता है और उस नेचर पर बेस्ड के की वैल्यू निकालने के लिए आती है, ए की वैल्यू निकालने के लिए आती है, बी की वैल्यू निकालने के लिए आती है। ये भी श्योर क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाला प्रॉब्लम, उसके बाद ग्राफ वाला प्रॉब्लम आपको ज़रूर करना है। ये श्योर टॉपिक है जिन पे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ वाला आएगा तो 3 नंबर में आ सकता है या फिर 4 नंबर में भी आ सकता है। कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम,
कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे एज से रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है फिर फिक्स क्वांटिटी कर देते हैं कि 3 दिन का किराया इतना है, तो उसके बाद का 4 दिन का क्या होगा। इस टाइप की प्रॉब्लम आपको एक एक करके जाना है। इनमें से किसी भी, इतने जो टॉपिक मैंने बोले, इन सभी टॉपिकों में से 1 या 2 टॉपिक का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। और सिमिलर यही टॉपिक आपको क्वाड्रेटिक चैप्टर में भी मिलेगा, सो वहाँ से भी देखना है हमें, ठीक। ये तो मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ। इन सभी पर्टिकुलर चैप्टर पे वीडियो आने वाली है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो चैनल पे बने रहो, ठीक। एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हो ही गया। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ सकता है या फिर एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस में नहीं है, तो उसको पढ़ना ही नहीं है। वैसे तो सिंपल ही था। फिर सिंपल जो सिचुएशन प्रॉब्लम है, सिंपल वही करना है, और सिंपल जो क्वेश्चन है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, उनको ही करना है, टिपिकल वाले नहीं आएंगे, ठीक है। सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, इसको ज़रूर करके जाना, जो मैंने अभी आपको बोल रहा था। और सिंपल जो रिड्यूसिबल टू है ना, वो वाले प्रॉब्लम जरूर करके जाना। जैसे ये ऋतु वाला, धारा के जो आगे तैरने वाला प्रॉब्लम नहीं होता, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर करके जाना, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर से 2 टॉपिक की गारंटी मैं देता हूँ जिसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक है नेचर वाला प्रॉब्लम, कि कब जीरोज, उसके अगर दोनों ज़ीरो इक्वल हैं, या फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है ना, इसकी 100% गारंटी एग्जाम में आएगा, 100% गारंटी है, ठीक है। ये जो नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला टॉपिक, इस टॉपिक की मैं श्योरिटी देता हूँ। इस टॉपिक पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन बनेगा ज़रूर, इसकी 100% गारंटी है, ज़रूर पूछेगा आपसे। उसके बाद नेचर में इसी चीज़ का हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना, ये आपको आना चाहिए, यही आएगा, ठीक है। और बाकी जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जितने भी प्रॉब्लम थे चैप्टर नंबर 4 में, आपको एनसीईआरटी देख के पता होगा, वो हार्ड प्रॉब्लम है, वो इस बार नहीं आएंगे। बल्कि पहले वो इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते, कोविड के चलते वो चीज़ हमसे हट गई है, तो उसका जो एक बोझ था वो हट गया आपसे। सिंपल तो टॉपिक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से या फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 100%। 1 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ठीक है। अच्छा, मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कितने दिन लग सकते हैं इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 4 में, अच्छा 3 की बात भी मैंने नहीं की, चैप्टर नंबर 3 को अगर आप पूरा डिटेल में भी पढ़ोगे तो 2 दिन की जगह तो मैं 2.5 दिन दे देता हूँ, आराम से कर लोगे आप, हंसते हंसते कर दोगे 2.5 दिन में। और ये दिन मैं इसलिए दे रहा हूँ, इतना भी नहीं देता मैं, तो आपको आवर्स देता, बट ये डे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ोगे इन टाइम में, आपको साइंस भी पढ़ना है, आपको एसएसटी भी पढ़नी है, आपको हिंदी भी पढ़ना है, इसीलिए इतने डेज दे रहा हूँ, वरना मैं आपको आवर्स देता हूँ, ठीक है। आवर्स में ये हो जाएंगे इतने, अगर इस पॉइंट में तो आके आवर्स में ही हो जाते हैं, है ना, क्योंकि रिविजन चल रहा है इस टाइम पे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है क्वाड्रेटिक में कितना दिन लगेगा, 1 दिन लगेगा, बस इनफ है। और पढ़ना कैसे है आपको, एनसीईआरटी फटाक से रिवाइज किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है एनसीईआरटी पढ़ लिया। एनसीईआरटी के बाद जो आपके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो आपने नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन के हों, स्कूल के हों, वो भी देखो उसी चैप्टर वाइज। चैप्टर जैसे रियल नंबर आपने ख़त्म किया ना, रियल नंबर ख़त्म करते उसी के साथ साथ रियल नंबर के प्रीवियस के क्वेश्चन भी निपटा लो वहीं पर। ये नहीं रियल नंबर पढ़ा और फिर पढ़ते फिर जाके कर रहे हो, ऐसा मत करना, उसमें मज़ा नहीं आएगा, फ़ायदा भी नहीं है। इसमें ज़्यादा फ़ायदा है जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी, चैप्टर वाइज एग्जाम्पल, एक ही चैप्टर को सबको एक साथ कर दो, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट होगा, समझ रहे हैं, मज़ा आएगा फिर आपको। और लिखना सिर्फ ये नहीं कि हाँ ये आता है मैं कर लूँगा ऐसे, ये ऐसे होगा ऐसे होगा, ऐसे नहीं। जिस क्वेश्चन में डाउट हो उसको, तो ज़्यादा डाउट हो तो सर्कल करके रख लो,
उस पर एक्स्ट्रा टाइम देना, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। और लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि आप सिर्फ ऐसे होगा हाँ मेरे से हो जाएगा मैं कर लूँगा, एग्जाम में जाके फंस जाते हैं बच्चे कैलकुलेशन में, तो ये गलती नहीं करनी हमसे। चैप्टर नंबर 5 में अगर मैं बात करूँ, बहुत ईजी चैप्टर है, ये भी एक दिन में हो जाता है, पर मैं इसको 1.5 डे दे देता हूँ, ठीक है। वैसे तो लगेगा नहीं, बहुत ईजी है। कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे 1 मार्क्स पे आ सकता है कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है, कौन सा एपी का फर्स्ट टर्म है, फोर्थ टर्म क्या होगा, कि एपी दिया होगा, ठीक है, इस एपी में कितने टर्म्स हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स में, ठीक है। और जो एक्सरसाइज आपका 5.2 इम्पॉर्टेंट है और 5.3 है, उसके जो क्वेश्चन जो है, जो जनरल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो नहीं है उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। उसके अलावा आप सब सारे कर सकते हो। और आपको अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो इस चैप्टर के लिए आपको फॉलो करना चाहिए एनसीईआरटी एग्जामिनर या फिर आर डी शर्मा, या प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तब भी बात बन जाएगी। अगर आपके पास किसी भी पब्लिशर की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, तो इस 2 चैप्टर में एनसीईआरटी से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हेल्प ज़्यादा करेंगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में वो दम नहीं है क्वेश्चन में जो को आपको ये स्ट्रॉन्ग कर पाए। आपको एनसीईआरटी में इस चैप्टर को ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, आपको प्रीवियस क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा, तो वो भी मैं करा चुका हूँ इम्पॉर्टेंट, ठीक। अब नेक्स्ट जो यूनिट है मेरा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 6 नंबर का आएगा। और इस साल कोविड के चलते बहुत सिलेबस रिड्यूस हुआ है 30%, पता ही है आपको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं लाइंस इन 2 डायमेंशन, यानी कि ये जो चैप्टर है 2D मैंने मतलब चैप्टर नंबर 6 नहीं, एक्चुअली ये 7 है, ठीक है। सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक। उसके बाद कोलिनियर टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सारे पॉइंट एक ही लाइन में, उसे कोलिनियर बोलते हैं। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। सेक्शन फार्मूला, ठीक है, इंटरनली वाला सेक्शन फार्मूले से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। और मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बना चुका हूँ, आप चैनल पे जाके ज़रूर चेक करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे हो सके तो मैं लिंक ज़रूर डालूंगा, लेकिन आप वीडियो लिस्ट चेक करना। हर चैप्टर के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है, उनको भाई करके ही जाना, नहीं करोगे बाद में देखोगे खुद पछताओगे कि भाई मैंने क्यों नहीं देखा, काश तो मैं दे लेता। और मेरी प्रेडिक्शन हमेशा करेक्ट होती है, जो क्वेश्चन में फालतू पिक ही नहीं करता, मैं ऐसे क्वेश्चन रखता हूँ हमेशा जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रखने को तो मैं तो बहुत हाई फाई क्वेश्चन रख दूँ, ठीक है, लेकिन नहीं, बोर्ड कभी भी हाई फाई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, वो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता है। वो आपके दिमाग को हल्का सा टेस्ट करने वाले क्वेश्चन सेट करता है, एकदम टफ भी नहीं देगा और एकदम ईजी भी नहीं देगा। ईजी ही होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला पहले जो प्रॉब्लम हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन भी दे दें आपसे कि इक्को डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम हो सकता है जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे कि कब स्क्वायर बनेगा, कब रेक्टेंगल बनेगा, कब रोम्बस बनेगा, ऐसे वाले प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। सेक्शन फार्मूला भी वही है, रेशियो निकालो, एक्स कोऑर्डिनेट में है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वगैरह वगैरह जो प्रॉब्लम है, एक लाइन पास कर रही है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चैप्टर नंबर ये जो 7 है, इसमें अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो 1.5 डे, ठीक है। रिवीजन करते रहना, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये आ जाता है चैप्टर, ठीक है, ट्रायंगल्स, सर्कल्स। ये 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा आराम से, इस इतना इजी चैप्टर है। ट्रायंगल्स में देखो सबसे बच्चे ज़्यादा घबराते हैं, ट्रायंगल्स कैसे पढ़ें, ट्रायंगल से बच्चे बहुत डरते हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आप ट्रायंगल से घबराओगे नहीं। बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं कि ट्रायंगल क्वेश्चन को रटना शुरू कर देते हैं। आप रट के नहीं जा सकते, जो क्वेश्चन रटोगे क्या पता वो एग्जाम में ही ना आए, फिर क्या करोगे। सबसे बेस्ट तरीका है ट्रायंगल में जितने थ्योरम हैं उनको समझो, समझ रहे हो। 6.1 से जो प्रूफ वाले थ्योरम जो एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आएंगे वो आ सकता है आपके इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग 6.1, 6.8। और चैप्टर अगर 10 में बात करूँ 10.2 थ्योरम, क्योंकि थ्योरम की बात हो रही है ना, ठीक है। ये 3 थ्योरम के प्रूफ आपको अच्छे से आने चाहिए। इन तीनों में से एक थ्योरम आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, देखना प्रूफ करने के लिए, ठीक है। थ्योरम की बात कर रहा हूँ। अब ट्राइंगल के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए,
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ही आए, क्या पता कुछ थोड़ा ट्रिकी दे दे बाहर से। क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब ट्राइंगल चैप्टर के सारे थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आते हो। अगेन मैं प्रूफ करने की बात कर ही नहीं रहा यहाँ पर। बच्चे प्रूफ करने के डर से थ्योरम को पढ़ते नहीं हैं अच्छे से, और फिर पढ़ते नहीं तो सवाल नहीं होता है उनसे। ठीक है, तो जब भी जाओ, जैसे 6.1 थ्योरम है ना, उसको पढ़ा हमने अच्छे से, उसको समझा, उसका क्या मतलब है वो जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे अगेन कह रहा हूँ, इन थ्योरम्स के अगर आपको सारे प्रूफ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्रूफ नहीं भी आते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ये थ्योरम ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तो ईजी है, आप कर भी रखेंगे और मैंने करा रखा है। लेकिन क्वेश्चन करने के लिए थ्योरम का मतलब, थ्योरम का यूज़ करना आना चाहिए, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको थ्योरम का मतलब पता हो कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, मुझे किस टाइप के क्वेश्चन में इसका यूज़ करना है। ठीक है, इस चैप्टर पर मैं वीडियो ला दूंगा बहुत जल्द। तो वही है। उसके बाद इसमें से जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज में, अगर इंपॉर्टेंट बताऊं, 6.2 सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ एनसीईआरटी ही करते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करते हो, तो भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ईजी हो जाएगा। एनसीईआरटी अगर डर रहे हो तो सिर्फ एनसीईआरटी भी इनफ है इसके लिए। तो ट्राइंगल को मैं सबसे ज़्यादा दिन देता हूँ 3 दिन। 3 दिन में ये चैप्टर आपका ईजिली खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। ठीक है, चैप्टर 8 सर्कल्स। सर्कल्स में सिर्फ 2 थ्योरम है, 10.1 एंड 10.2। इन 2 थ्योरम से ये पूरा चैप्टर हो जाता है। इन 2 थ्योरम के यूज से ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, किस टाइप की प्रॉब्लम, जो चैप्टर नंबर 10.2 है ना, उसी को आप ढंग से कर लो, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। आप खुद भी देखोगे ना, तो प्रीवियस क्वेश्चन में 10.2 के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही पूछे गए हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। ठीक, तो देख लेना 10.1 और 10.2 थ्योरम से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला जो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जो आपका 11.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो बेसिक वालों में आएगा। अगर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है तो 100% चांस है एग्जाम में आने के। लेकिन अगर स्टैंडर्ड है तो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ज़्यादा कहूँगा कि 11.2 जो चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैंडर्ड वालों, बेसिक वालों के लिए भी है तो आपके लिए भी है, ज़्यादा वो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेसिक और मैथ दोनों की बात की जाए तो 11.1 का पहला क्वेश्चन, बाकी तो क्वेश्चन उसके सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो इजी चैप्टर है, इजी यूनिट है, 15 नंबर आपको दे देगा हंसते हंसते। अगर आप फोकस के साथ प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के पढ़ोगे ना, तो आप 100 में से 100 लाओगे, 100 में से 100 लाओगे। बस पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं या आते हैं। तभी मैं ये टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको टॉपिक का पता चले कि इस टॉपिक के क्वेश्चन तो भाई आते ही आते, मुझे इसको करना ही है, इसके बिना मैं एग्जाम में जाऊँगा नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर नेक्स्ट यूनिट ट्रिग्नोमेट्री की। चैप्टर यहाँ आगे पीछे है, उस पर मत जाना। जो चैप्टर एनसीईआरटी का 8वां है, यहाँ तो 10वां है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्सरसाइज 8.1 है इंपॉर्टेंट है, 8.2 इंपॉर्टेंट है, 8.3 सिलेबस में ही नहीं है, और 8.4 में जो लास्ट के एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, मैं फिर से अगर रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी चलो ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के लिए स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स अगर आपके पास है तो एनसीईआरटी इनफ बिल्कुल नहीं है। आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, 2-2 घंटे की वीडियो बना रखी है एक्स्ट्रा, तो वो ज़रूर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल लूँगा, कोशिश करूँगा और डाल दूँगा, मैं टेंशन मत लो। ठीक है, सो किस टाइप की प्रॉब्लम हर बार आते हैं, रेशियो वाले प्रॉब्लम, कि अगर 4 tan थीटा की वैल्यू 3/4 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पर प्रॉब्लम, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस समथिंग अपॉन दिस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और फिर आता है उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर आएगा बड़े मार्क्स में, 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में, लेकिन इस टॉपिक से 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा चांसेस है 3 मार्क्स के आने के। ठीक, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, चैप्टर जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो 1 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 दिन में। सर्कल चैप्टर में दे देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन,
आराम से ख़त्म कर देंगे आप। फिर चैप्टर नंबर जो 8वां है, 2 दिन में आप आराम से निपटा दोगे, ठीक है। और इस बार जो आइडेंटिटीज वाले प्रॉब्लम सीबीएसई ने मेंशन किया है वो इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन पूछेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस का थीटा का यूज़ हो रहा होगा, तो इस आइडेंटिटी से जितने भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो ज़रूर करके जाना, ज़्यादा चांसेस है आने के, सीबीएसई ने मेंशन किए हैं। अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 है, लेकिन एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर ये 9 है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, और एक्सरसाइज 9.1 इकलौता चैप्टर है, 16 क्वेश्चन है, करके जाओ भाई। 16 क्वेश्चन अगर आप ढंग से समझ ले तो प्रॉपर वही कॉन्सेप्ट है, क्या दिया है क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना आना चाहिए, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। चित्र आप ढंग से बना दोगे आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा था कि जो दिया हुआ है और जो पता है वो आपको अगर अच्छे से पता है तो आप क्वेश्चन को आराम से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। सो ये चैप्टर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लो और प्रीवियस के क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि हॉट्स प्रॉब्लम भी पूछे गए हैं इसमें से। इस चैप्टर में हॉट्स प्रॉब्लम के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूर देख लेना। और ये जो पूरा यूनिट था वो इस यूनिट से कितने नंबर क्वेश्चन पूछेगा, 12 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और इस चैप्टर को आप 2 दिन दे देना, 2 दिन में आप इस क्वेश्चन चैप्टर को आराम से हंसते हंसते ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो यूनिट है मेरा वो है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर आएगा मेंसुरेशन में, ठीक है। सो मेंसुरेशन में जो चैप्टर है पहला, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से पता है, इस चैप्टर में आपको कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है, शैडर्ड एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, आप हंसते हंसते करोगे। बस फॉर्मूले पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो कि भाई ये टुकड़ा है, इसमें से मुझे ये माइनस करना है, ये भाई कोड से गया है तो ये सेगमेंट है, ये रेडियस से कट कर रहा है तो ये सेक्टर होगा। इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। जब पता होंगी चीज़ों को देखोगे, देखते ही आपको आपका आंसर आएगा। ये चैप्टर तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। और कल एक वीडियो आ रही है पूरे चैप्टर का फॉर्मूला, वो उसको ज़रूर देख लेना, PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक। सो जो अगर जो कोई फार्मूला रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, 60 डिग्री पर ज़्यादा आते हैं, पेरीमीटर पे क्वेश्चन आ जाएगा, सरकमफ्रेंस पे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। मैं तो कहूँगा अगर आप एनसीईआरटी भी इस चैप्टर का ढंग से कर लेते हो तो आप हर क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, चाहे क्वेश्चन RD शर्मा से आए। वही कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, कॉन्सेप्ट आपके मुट्ठी में है, क्वेश्चन कहीं से भी दे दे आप हंसते हुए कर दोगे। मैं हमेशा वही बोलता हूँ सर, कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, ठीक है। तो ये चैप्टर आप आराम से 2 दिन में कर दोगे, 2 दिन 1.5 दिन में आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया में वॉल्यूम, इसमें लोग कहते हैं कि इसमें सिर्फ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, गलत है कि सिर्फ फॉर्मूला है, नहीं भाई, इसमें भी कॉन्सेप्ट होता है। क्या, कब आपको सरफेस एरिया लगाना है, कब आपको TA से लगाना है, कब आपको CA से लगाना है, ये चीज़ कौन बताएगा, ये चीज़ आपकी कॉन्सेप्ट बताएगी, ठीक है ना। कभी आपने तंबू गाड़ा है, कभी आपने एक केतली रखी है, तो वो चीज़ डिसाइड करती है कि आपको TA से लगाना है, CA से लगाना है, तो वो क्या हुआ, वो आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट हुआ। मेन चीज़ है आपकी कॉन्सेप्ट आपकी अच्छी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता हो, ठीक है, और कैलकुलेशन सही करो, ठीक। और इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एक चीज़ को दूसरे चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। एक चीज़ को हम दूसरे चीज़ में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वॉल्यूम्स रिमेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन आएगा आपका जो क्या होता है, जो एक कुआं खोदा, उस मिट्टी से आपने इधर कर दिया, या फिर पानी बह रही है तो सिंचाई के लिए कितना हाइट की आवश्यकता पड़ेगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आइडिया आपको अच्छा दे देगा प्रीवियस के क्वेश्चन। तभी मैं आपको बोलता हूँ बच्चों, प्रीवियस के क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो होते हैं बहुत ज़रूरी है करना। आप खुद देखोगे, अगर सिर्फ एनसीईआरटी करके मैं अगर आपसे एक टेस्ट लेता हूँ ना, एक सिर्फ एनसीईआरटी आपने पढ़ी, आपने प्रीवियस क्वेश्चन को छुआ तक नहीं है, आप टेस्ट दोगे
आपके उतने अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे होगे। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी और प्रीवियस क्वेश्चन को भी कर रहे हो साथ ही साथ, और मैं आपका तो उसके बाद एक टेस्ट लेता हूँ, तो आप कॉन्फिडेंस होकर बैठोगे और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। ये भाई फैक्ट है, ये चीज़ मैं बोलूँगा, ये चीज़ हर एक टीचर बोलेगा। तो मैं आपको अच्छी एडवाइस ही दूंगा हमेशा, बड़े भाई होने के नाते, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो इस चैप्टर में अगर बात की जाए, एनसीईआरटी तो करना ही 13.4 इस बार सिलेबस में नहीं है, उस हिसाब से उसको छोड़ो। 13.1, 13.2, 13.3 और उसके एग्जाम्पल्स कर लेना अच्छे से। 2 टॉपिक मैं बता चुका हूँ श्योर, जिस पे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। 13.2 और 13.3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर को आप 3 दिन दे रहा हूँ मैं आपको, बताऊँ 3 दिन में तो कर दोगे ना? मैंने 30 दिन का प्लान दिया है आपको। देखना जो भी मैं डेज दे रहा हूँ आपको, सारा जब ऐड करोगे फिर भी आपका कुछ टाइम बच रहा होगा, और वो कुछ दिन जो बच रहा होगा वो दिन आप जिसमें भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आया होगा, मार्क करके रखा होगा, उस क्वेश्चनों पे उन एक्स्ट्रा दिन को दे देना, तो आपका वो बैलेंस कर देगा 30 दिन, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका आराम से हो गया। स्टैटिक्स में जो मेन चीज़ है, मीन, मीडियन, मोड। मोड का क्वेश्चन हर बार आता है, जो कि एकदम हलवा है। मोड का क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे आपके पास बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, ये भाई 100% आएगा। मीन, मीडियन, मोड में रिलेशन क्या होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, या तो लिखने के लिए आ जाएगा या फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन दे देगा न्यूमेरिकल 1 मार्क्स में, ठीक है, ये भी पक्का आएगा। उसके बाद क्या है कि मीडियन निकालना आना चाहिए, मीन निकालना आना चाहिए। मीडियन में कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेस देन वाले या मोर देन वाले प्रॉब्लम, है ना, या फिर जिसका जो डाटा होता है ना, जिस पे ख़त्म हो रहा है, जैसे यहाँ है ना 10 से 20, तो यहाँ लिखा होगा 21 से 30, ऐसे करके हो सकता है। तो यहाँ पे जो ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम को भी ज़्यादा ध्यान देना। या किस में जो अननोन क्वांटिटी होती है, एफ निकालो, ए निकालो, बी निकालो, चाहे मीन का क्वेश्चन आ जाए, मीडियन का आ सकता है। तो आपको आइडिया लग गया कि किस तरह के क्वेश्चन को हमें देखने हैं जो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी अगर ढंग से पढ़ोगे तो एनसीईआरटी इनफ है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। ये दोनों यूनिट मिला के आएगा आपका 11 नंबर का। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी चैप्टर है एक्चुअली। क्लास 10th मैथ का हर एक चैप्टर इजी है। मैं तो कहता हूँ आप किसी भी क्लास में है, मैथ बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस आपका एक लगाव होना चाहिए। अगर आपने अपने मन में बिठा रखा है कि भाई मैथ तो मैथ नहीं मौत है, डर रखा हुआ बना के रखोगे ना अंदर, तो वो हमेशा मौत ही लगेगी, मैथ आपको मौत लगेगी। बट मैथ से ज़्यादा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ही नहीं है। आप केमिस्ट्री पढ़ो, उस पर भी मैथ का यूज़ होगा। आप फिजिक्स पढ़ो, उस पर भी मैथ का यूज़ होगा। हर एक सब्जेक्ट में मैथ आता है। मैथ एक्चुअली क्वीन, मैथ को क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट ऑफ क्वीन, ठीक है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, कैसे आएगा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे जो होता है प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में, कि भैया श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अनश्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है नहीं, नेगेटिव होती है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन दे देगा 1 मार्क्स में। 3 चीज़ है प्रोबेबिलिटी में, एक है आपका क्वाइन, एक है आपका डाइस, ठीक है, और एक है आपका ताश। इन 3 टॉपिक्स में से 2 टॉपिक्स पे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में आता है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ताश पर। अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, सो आपका जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी 15.2 उस पर भी क्वेश्चन बहुत आता है। बेसिक है तो भी आएगा, उसको भी ज़रूर पढ़ना है। बच्चे पूछते हैं सर ऑप्शनल एक्सरसाइज में करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है, करके ज़रूर जाना, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान से रखनी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो अगर आप स्टैटिक्स पढ़ते हो 1.5 डेज या 2 दिन भी दे सकते हो उसको, प्रोबेबिलिटी को भी 2 दिन दे दो, क्योंकि इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा बहुत, तो 2 दिन दे देते हैं। तो ये इस तरीके से पढ़ोगे तो आप अपना सिलेबस 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर लोगे। और मैंने आपको टॉपिक भी बता दिए हैं, जिन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, किस हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। और चैनल पे बने रहो, सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ मैं। अगर आपने देखा होगा एनसीईआरटी ख़त्म है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कराया मैंने, आर शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले कराए थे, अब फिर से कराने वाला हूँ। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियोस दे रहा हूँ मैं आपको।
अब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको जो गारंटेड क्वेश्चन की सीरीज़ है वो भी आएगी, और चैप्टर का होल रिवीजन का सीरीज़ भी आएगा। इतना कुछ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्यार बनाए रखो अपने भाई पर, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।